हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सैनी, केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन। देखिए, जनवरी का एग्जाम कंप्लीट हुआ जेईई मेन का। उसके बाद में सभी स्टूडेंट्स आगे की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। जैसा जैसा परसेंटाइल आया वैसा ही उन्होंने प्रिपरेशन का मोड स्टार्ट किया। जिन स्टूडेंट्स का परसेंटाइल कम है, 95 96 से भी कम है, वे स्टूडेंट्स जेईई मेन की प्रिपरेशन में लगे हैं। अप्रैल अटेम्प्ट उनको देना है और एनआईटी में एक अच्छी सीट सिक्योर हो जाए, उसके बाद में एडवांस की प्रिपरेशन में लगेंगे। ये सोच के वो स्टूडेंट्स अपने थ्योरी का कुछ पॉइंट्स बचे हैं तो उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जेई मेन के ही टेस्ट दे रहे हैं। मतलब वो क्वेश्चन जेई मेन का ही प्रैक्टिस करने पे उनका फोकस ज्यादा होना चाहिए और वो कर भी रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स का परसेंटाइल 96 से 99 के आसपास है, वो स्टूडेंट्स जेई मेन के साथ एडवांस को भी ध्यान में रखते हुए उनको चलना चाहिए। एडवांस के क्वेश्चंस का भी उनके पास में एक्सपोजर होना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स का परसेंटाइल काफी अच्छा आया है, वो स्टूडेंट केवल एडवांस की तरफ ही फोकस करते हुए चलें। बेस उनका काफी अच्छा है, थ्योरी उन्होंने पढ़ी हुई है, लेकिन एडवांस से क्वेश्चन का जो एक्सपोजर है उन्हें मिलना चाहिए। उनको वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम देके आए, लेकिन फिर भी एडवांस की तरफ ही मेन फोकस आपका होना चाहिए। ये आज का वीडियो मैंने एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें क्लियर है कि अभी एडवांस के भी मुझे साथ में रखना है या एडवांस को ही सॉल्व करना है, एडवांस को ही के लिए ही प्रिपरेशन करना है, उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाइए। हालांकि ये वीडियो 11th 12th और रिपीटर बैच के स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा जो अभी आज की जो डेट है उसके हिसाब से ज्यादा फायदा उन्हीं स्टूडेंट्स को कर रहा है जिनको ये एडवांस एग्जाम देना है। करीबन 70 डेज बचे हैं। 70 मई 2026 को एडवांस का एग्जाम होना है। तो उससे पहले ये एनालिसिस देख के जाएं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस चैप्टर की इज्जत ज्यादा है, किस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कई बार हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में मजे भी आते हैं, टाइम भी उसमें खूब लगता है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि एडवांस में तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि थ्योरी पढ़ ली, 2 4 5 घंटे में तैयार हो गया, भूलते भी नहीं, आसानी से हो जाते हैं और क्वेश्चन उसके अच्छे पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंस कहां, आरओआई ज्यादा अच्छा निकल के आएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम कहां निकल के आएगा अच्छा, जिससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं और पढ़ने में टाइम भी कम लगता है। हालांकि आपका जो जेईई मेन का जेईई एडवांस का एग्जाम होगा, उसमें मैं ये नहीं बता सकता कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो अपने हिसाब से हमेशा नया पैटर्न और अपने हिसाब से वो मेरे से नहीं पूछते, फिर भी हम एनालिसिस करके आइडिया तो ले ही सकते हैं। तो यहां हम लोग 20 साल के जेईई एडवांस के पेपर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे चैप्टर वाइज, उनके टफनेस और इजीनेस के बेसिस पर, और कुछ एक मोटा मोटा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि किस चैप्टर को नहीं छोड़ना है। ठीक है, पहले मैं केमिस्ट्री के सिलेबस की बात कर लेता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th 12th में डिवाइड नहीं किया मैंने। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड है, बायोमॉलिक्यूल, ये अल्फाबेटिकली अरेंज किए हैं। बायोमॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, जिसमें स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दोनों पूछे जाते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें डायजोनियम सॉल्ट और अमीन्स आ जाते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, एलिमेंट्स के टेस्ट, वो वगैरह हर चैप्टर में अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो ये तो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब मैं इसमें ये बता देता हूं कि जेईई मेन में सिलेबस कम है और एडवांस में ज्यादा है। पहले थोड़ा उल्टा हुआ करता था, कई चैप्टर जेईई मेन में ज्यादा हुआ करते थे, एडवांस में चैप्टर कम थे। लेकिन अभी 3 सालों से जेईई एडवांस में चैप्टर ज्यादा है। जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जेईई मेन में नहीं है, एडवांस में है। तो इनकी थ्योरी हो सकता है आपने ना पढ़ रखी हो, तो थ्योरी पढ़ लेना जरूरी है। एंड पॉलीमर केमिस्ट्री, ये भी एडवांस में ही है, जेईई मेन में नहीं है। कुछ ही टाइम से पूछे जाने लगे हैं, इसलिए आपको लगेगा भी कि इनका कंट्रीब्यूशन, इन दोनों चैप्टर से तो कंट्रीब्यूशन, पॉलीमर तो पहले भी जेईई मेन में था भी और एडवांस में भी था, पर ये दोनों जो चैप्टर हैं ये जेईई एडवांस में इसी मतलब 2-3 साल पहले ही ऐड हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। फिजिकल केमिस्ट्री में
रिडॉक्स रिएक्शंस वॉल्यूमेट्री एनालिसिस जेईई मेन में भी है, एडवांस में भी है। सरफेस केमिस्ट्री जेईई मेन में नहीं है, जेईई एडवांस में है। छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, पढ़ोगे मजा आएगा और पढ़ोगे तो क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, ठीक है ना। आसानी से नंबर अगर सिक्योर करें तो ये चैप्टर जरूर पढ़ के जाए। गैसेस स्टेट, आइडियल गैस एंड रियल गैसेस आपको पढ़ना, जैसे फिजिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट आते हैं, केटीजी आप पढ़ते ही हैं फिजिक्स में भी, तो वो कॉमन है। ऐसे थर्मोडायनेमिक्स भी फिजिक्स के लिए और जेईई मेन के लिए काफी कुछ कॉमन है। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जेईई मेन में नहीं पूछा जाता है, एडवांस में है। सॉल्यूशन तो खैर दोनों में ही पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम में केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम दोनों ही है। केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोर मॉडल वगैरह और भी चीजें पढ़ते हैं, और ये कुछ पॉइंट्स जो है वो कॉमन मिल जाते हैं आप लोगों को। तो ये सेम क्वेश्चन फिजिक्स में भी पूछ लेते हैं कई बार, सेम क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन उसी लेवल का क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल दोनों में ही है, जेईई मेन एडवांस में। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो जेईई मेन में नहीं था, एडवांस में पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देखना, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें। मेटलर्जी जेईई मेन में नहीं है, एडवांस में आपको पढ़नी ही है। अच्छा चैप्टर है, कम टाइम देकर आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता आपको मिल जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग, क्वालिटेटिव एनालिसिस जेईई मेन में इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ने से काम चल जाता है, लेकिन जेईई एडवांस में क्वालिटेटिव एनालिसिस को पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत आसान चैप्टर है, जेईई मेन में और एडवांस में दोनों में ही है। पी ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। जेईई मेन में पी ब्लॉक में केवल एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कंपाउंड्स नहीं है, कंपाउंड्स का प्रिपरेशन नहीं है, कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह उनके बारे में कुछ नहीं पूछा गया है। लेकिन एडवांस में पी ब्लॉक में कंपाउंड्स भी हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी हैं, उनका प्रिपरेशन वगैरह सब है। तो पी ब्लॉक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा। एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कुछ चैप्टर्स के बारे में। अगर मैं इतने 20 साल के पेपर्स की एनालिसिस करता हूं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को डिवाइड करूं कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो फिजिकल केमिस्ट्री के पूछे गए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 34% है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30% है। लेकिन क्योंकि ये मैंने एनालिसिस 2006 से किया है, 2006 से ऑब्जेक्टिव पेपर पूछा जाना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले सब्जेक्टिव पेपर लिया करते थे। लेकिन ये इतना पहले से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे ना, मतलब काफी पहले, करीबन 10 साल से भी पहले की बात करूं तो फिजिकल का पोर्शन का अच्छा खासा वेटेज हुआ करता था। सब्जेक्टिव टाइम में भी सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे, तब भी फिजिकल का वेटेज काफी अच्छा हुआ करता था। आजकल पिछले 5-7 सालों से तीनों के कंट्रीब्यूशन इक्वल सा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी एक आध क्वेश्चन हो सकता है फिजिकल का पूछ ले ज्यादा, कभी ऑर्गेनिक का पूछ लेते हैं। इनऑर्गेनिक तो 33% आता है, बिल्कुल फिक्स ही आता है, लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल में 1-2 क्वेश्चन का अंतर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अब तो बराबर सा पेपर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा तो इक्वल सा ही आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यहां अब ऑर्गेनिक का, फिजिकल का और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस देख लो आप, कौन सा चैप्टर महान है, मतलब किसी क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। अच्छा, ये चैप्टर्स में हम लोगों ने ये जितने क्वेश्चन थे, जैसे 765 क्वेश्चंस मिले हैं 20 साल के अंदर, है ना, और केमिस्ट्री के टोटल मिला के। इन सभी में क्योंकि क्वेश्चंस, प्योर क्वेश्चंस तो मिलता ही नहीं बहुत, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो प्योर क्वेश्चन मिलता ही नहीं। फिजिक्स में फिर भी मिल जाए, मैथ्स में फिर भी मिल जाए, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लेते हुए क्वेश्चन बनाए। एक पार्ट किसी एक चैप्टर का है, दूसरा पार्ट किसी और चैप्टर का है। पहला स्टेप अल्कोहल चैप्टर का है, तो दूसरा एल्काइल हैलाइड का है, तीसरा हाइड्रोकार्बन का है।
तो कई बार मिक्स किए जाते हैं, कई बार क्या ज्यादातर क्वेश्चन मिक्स किए जाते हैं। तो हम लोगों ने जो डिवाइड किया है वो प्योर क्वेश्चन तो किसी एक चैप्टर का मिल नहीं रहा है मान लीजिए, तो फिर उसको दो तरीके से है। एक तो मेजर कॉन्सेप्ट किस चैप्टर का है, मेजर कॉन्सेप्ट जिस चैप्टर का है उस चैप्टर में रखना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट किसी और चैप्टर का हो तो भी चल जाता है। या फिर इक्वल सा है तो हम लोगों ने जो चैप्टर बाद में पढ़ाया जाता है उसमें उस क्वेश्चन को रखा है, इस तरीके से डिवाइडेशन किया है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि सबसे आखिरी में ही पढ़ाया जाता है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लगभग एंड में ही आता है, सारी रिएक्शंस पढ़ाने के बाद ही आता है। इसके बाद तो केवल क्या पढ़ा जाता है, बायोमॉलिक्यूल वगैरह ही पढ़ते हैं, इसमें तो अमीन से बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़ते हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पहले तो बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, पैराग्राफ पूछे जाते थे, कई बार तो दो दो पैराग्राफ एक ही साल में पूछे गए हैं, एक पैराग्राफ में दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा रिएक्शंस को कंप्लीट इसमें कवर करता है, कॉन्सेप्ट भी इसमें कुछ ज्यादा आते हैं, और लर्निंग की नेम रिएक्शन भी बहुत सारी हैं, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। हाइड्रोकार्बन 11th का चैप्टर जरूर दिखता है, लेकिन रिएक्शंस भरमार है इसमें। 11th लेवल का अगर पढ़ोगे केवल एनसीईआरटी का तो बात नहीं बनेगी, इसमें मैकेनिज्म वगैरह भी पढ़ोगे तो हाइड्रोकार्बन से अच्छे खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनका भी कॉन्सेप्ट आपको हाइड्रोकार्बन में देखने को मिल जाएगा, डेप्थ में पढ़ना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन जो है जेई एडवांस में तो बहुत कम ही पूछा गया है, रेयरली है, लेकिन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो के क्वेश्चन भी इसमें खूब पूछे गए हैं। तो यहाँ 27 क्वेश्चन मेनली कंट्रीब्यूशन आइसोमेरिज्म का ही है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना, चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात चल रही है यहाँ पर। बायोमॉलिक्यूल सबसे आखिरी में पड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड की सारी स्ट्रक्चर याद करनी है, हाँ, उनके क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह कम पूछेंगे, लेकिन पूछ सकते हैं, प्रोटीन और डीएनए आरएनए इनकी स्ट्रक्चर्स भी पूछी जा सकती है, एडवांस में क्वेश्चन बन जाते हैं इनके, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं अमीनो एसिड के और कार्बोहाइड्रेट के ही होते हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर कम पूछते हैं, लेकिन फिनॉल और एल्कोहल के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें से 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ कॉन्सेप्ट कई बार किसी और चैप्टर का होता है, इसलिए और बाद वाले चैप्टर्स में हम लोग उसको डाल देते हैं। एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड चैप्टर देखने में ऐसा लगता है कि भाई इसको तो पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो जाता है, SN1 पढ़ाते हैं, SN2 पढ़ाते हैं, एलिमिनेशन पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो केवल 13 पूछे गए हैं। तो एल्काइल हैलाइड वैसे वो चैप्टर है जिसकी ऑरा ज्यादा है, लेकिन इसका तो देखो यार क्वेश्चन 13 ही पूछे गए हैं। हालांकि एल्काइल हैलाइड और एराइल के कुछ क्वेश्चन जो है आपको कार्बोहाइड्रेट में भी कॉमन मिल जाते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन कम पूछे जाते थे, लेकिन उसके बाद में हर 2-1 साल में एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। हालांकि पॉलीमर का भी प्योर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि सिंपल ये इसका ये मोनोमर ये है तो पॉलीमर कौन सा होगा, नहीं, रिएक्शंस का भी कॉन्सेप्ट इसमें डाला जाता है, इसलिए कई वो क्वेश्चन जो पॉलीमर के हैं वो और किसी चैप्टर में चले गए होंगे, ये होंगे क्या होता ही है, ठीक है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड, प्योर अमीनो एसिड का क्वेश्चन भी, सॉरी अमीनो एसिड नहीं, अमीन्स का क्वेश्चन भी आपको कम मिलेगा, लेकिन ये भी कई स्टेप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके साथ में चलता है, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कम ही होते हैं, हालांकि 3 ही साल से ये चैप्टर्स जुड़े हैं, तो इसलिए इनके क्वेश्चंस नंबर भी आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ आपने एनालिसिस देखा कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं इनका इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा है, इनकी रिएक्शंस अच्छी तरह से पढ़ के जाना, इनके जो एनालिसिस जो मैकेनिज्म है वो अच्छी तरह से पढ़ के जाना, इनके चैप्टर्स की एनालिसिस करना, क्वेश्चंस खूब करना, ठीक है। इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री पे बढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं थर्मोडायनेमिक्स से, 46 क्वेश्चंस पूछे गए, है ना, 46। ये फिजिक्स में भी आता है, पढ़ना तो है ही, इंपॉर्टेंट है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 36 क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 30 क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम दोनों आ गए इसमें, केमिकल एंड आयोनिक, हालांकि आयोनिक के क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा होते हैं केमिकल से, 30 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, 27 क्वेश्चन इसमें से हैं, सॉल्यूशन के 23,
सॉलिड स्टेट के भी 23, ध्यान रखना सॉलिड स्टेट जेईई मेन में नहीं, एडवांस के लिए प्रिपरेशन करके जाना है। मोल कॉन्सेप्ट के 22 क्वेश्चंस हैं, गैसेस स्टेट के 18, सरफेस केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन हैं और रिडॉक्स रिएक्शन के केवल 6 क्वेश्चन है। मैंने कहा ना रिडॉक्स रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट कई जगह सॉल्यूशन में चला जाता है, कई बार इसमें इक्विलिब्रियम में आ जाता है, लेकिन फिर भी रिडॉक्स रिएक्शन का प्योर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है आयोनिक 9 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर भले ही कम हो, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है। स्टार्टिंग से हर टीचर बोलता आ रहा है कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ लिया और क्वेश्चंस किए हैं अच्छी तरीके से और थोड़ा रिवीजन कर लिया तो क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। हालांकि उलझाने वाले तो उसमें भी उलझा देते हैं, लेकिन फिर भी कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना पेपर में आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होता है इसमें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें से है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 85 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देख लो इंपॉर्टेंस इसमें। पी ब्लॉक में सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 49 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के 39 क्वेश्चन। जेईई मेन में क्वालिटेटिव एनालिसिस कम है, मैं फिर कहूंगा एडवांस में क्वालिटेटिव एनालिसिस ज्यादा है। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग, 38 क्वेश्चन है। मेटलर्जी के 25 क्वेश्चन। डी एंड एफ ब्लॉक के 14 क्वेश्चन है। डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन कई बार क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी मिक्स हो जाते हैं। एस ब्लॉक के 8 क्वेश्चन एंड पीरियोडिक टेबल के, प्योर पीरियोडिक टेबल के 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये तो हो गई तीनों ही स्ट्रीम में, मतलब ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस के एनालिसिस। टफनेस लेवल के देखते हैं। टोटल मैंने बताया 765 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनमें से 210 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, 428 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है और टफ जो क्वेश्चन है वो 127 है। मतलब परसेंटेज वाइज देखूं मैं तो ये वाला सेक्शन इजी है ना, ये ग्रीन वाला, हाँ ये इजी क्वेश्चंस है, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है और 17% टफ क्वेश्चंस है। अगर आप जेईई एडवांस की कट ऑफ देखें पिछले सालों की तो कभी कट ऑफ 18% जाती है, कभी 19, कभी 22, 23 तक जाती है, इसके आसपास ही रहती है। मतलब एक रेंज में बताऊं, पेपर बहुत टफ आ जाता है। वैसे तो 33% बताते हैं जो पेपर में, मतलब एनटीए लिख के देता है, आईआईटी वाले लिख के देते हैं, तो 33% बताते हैं, वही कट ऑफ 33% होगी वहां पे जब आप फॉर्म भरते हैं तब। लेकिन पेपर की टफनेस ही इतनी होती है कि स्टूडेंट 33% वाले उतने नंबर होते ही नहीं स्टूडेंट्स का, इसलिए हमेशा ये कट ऑफ कम ही करनी पड़ती है। तो कट ऑफ जो आती है वो 18, 19, 20, 22, 23 तक बस इसके आसपास रहती है। इतने कम परसेंटेज मार्क्स में कट ऑफ क्लियर हो जाती है। कट ऑफ क्लियर का मतलब ये हो गया कि वो जितने तक रैंक देते हैं स्टूडेंट्स की, हालांकि सबको आईआईटी नहीं मिलता है, उसमें सबको ब्रांच नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कट ऑफ की बात मैं अगर करूं तो केवल और केवल कितने परसेंटेज, मैक्सिमम से मैक्सिमम 22-23% पे कट ऑफ क्लियर हो जाती है। और इजी क्वेश्चन कितने हैं? 27। ऐसे ही मैथ्स में भी होंगे, मैथ्स में भी ऐसे ही है क्या, फिजिक्स में भी ऐसे ही है ना? केवल इजी क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन करने से ही कट ऑफ क्लियर हो जाओगे। और केवल इतने ही क्वेश्चन किए हैं तो भी आराम से 18,000 15,000 के आसपास तो रैंक आ जाती है आराम से, मतलब कहीं कोई गलती नहीं कर, सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर मॉडरेट क्वेश्चन में भी 50% क्वेश्चन कर लिए तो समझ लेना 5,000 के अंदर अंदर रैंक है आसानी से। मतलब ये मान लेना 5,000 के 4,000 तक भी रैंक आ जाएगी। 50% अगर क्वेश्चन करते हैं तो 4,000 के आसपास रैंक आ जाती है, 50% के स्टूडेंट के आ रहे हैं तो। पेपर के टफनेस पे डिपेंड करेगा, पर मोटा मोटा सा आइडिया दिया है। और अगर ये पूरा पेपर आपने, या टफ को तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे देखना भी नहीं है टफ, तो इन दोनों को ही मैं अगर कर लेता हूं तो केवल सिलेक्शन तो इजी क्वेश्चन से हो जाता है और हमारी रैंक जो बन जाती है वो, मॉडरेट क्वेश्चंस को भी कर लें तो वह अच्छी रैंक बन जाती है।
तो टफ क्वेश्चंस के पीछे पड़ना ही काहे को है, टफ क्वेश्चंस को तो छोड़ना है हमें। अब यही तो दिक्कत है, क्वेश्चन के माथे पे नहीं लिखा हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन इजी है, ये टफ है, ये मेरे से हो जाएगा, ये मेरा टाइम खा जाएगा। यही तो एक्सपीरियंस है कि आप इजी, मॉडरेट और टफ को पहचानना। जिन स्टूडेंट्स ने एडवांस लेवल के जैसे कंपटीशन का एटीएस देते हैं स्टूडेंट्स, कोकेट दे रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, टेस्ट पेपर देते 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 आइडिया लग जाता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन करने लायक है, कौन सा क्वेश्चन हमें टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है। यही तो एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस तब आता है जब आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, खूब सारे टेस्ट देते हैं। इसलिए एडवांस के टेस्ट देने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने ये इसका इंपॉर्टेंस बता दिया है। मैंने फिर कहता हूं मैं, इजी क्वेश्चंस करने मात्र से सिलेक्शन हो जाता है, और टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए डाले जाते हैं। नंबर तो उतने ही है, उतने ही नंबर का है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है टफ है, और 4 नंबर का इजी वाला क्वेश्चन है। तो मैं बेवकूफ हूं क्या जो मुझे टफ क्वेश्चन में, सही बोल रहा हूं मैं, ये काम करते हैं स्टूडेंट्स। बाद में पता पड़ता है कि यार कितना टाइम दे दिया इसको मैंने, और अभी भी आंसर नहीं निकल रहा है। तो मैं बेवकूफ ही था, या मैं बेवकूफ बन गया। कैसे? कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाया, मैं इसे पहचान नहीं पाया। मैं इस क्वेश्चन को ईगो पे ले गया कि इसको तो मैं करके ही रहूंगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ भाई, ऐसा क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूं, टाइम लगे तो लग जाए लेकिन मैं करके रहूंगा। ऐसे इमोशनल वाले लोग बच्चों के लिए जेईई एडवांस जो है वो खेला कर जाता है। तो इस चीज से ध्यान रखें, इमोशनल मतलब बेवकूफ ना बने, स्मार्ट बने। तो ये जो मेरा जो एनालिसिस बताया है वो इसी को ध्यान में रखते हुए बताया है। तो आई होप मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं वो आपके समझ में आए होंगे। किन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो आपने समझ लिया होगा, और पेपर को किस तरीके से देना है। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस मुझसे हो जाएं, सेकंड राउंड में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी हो जाएं। मैं सारा पेपर करके ही नहीं आऊंगा, मुझे टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो करने ही नहीं है, देखना ही है। कोई क्वेश्चन ऐसा लगे बड़ा सा है, आसान सा है लेकिन बड़ा है, नहीं करूंगा। टाइम जहां लगेगा वहां नहीं करूंगा। मुझे मॉडरेट अपना, आप क्वेश्चन छोड़ने की कला सीखें एडवांस के लिए। तो सारे क्वेश्चन करने के लिए बने ही नहीं हैं। 100 में से 100 नंबर मतलब 100% नहीं लाने हैं, इसमें आते भी नहीं है। हाँ, पेपर बिल्कुल जेईई मेन लेवल का ही हो जाए तो जरूर हो सकता है, और वो होगा नहीं, क्योंकि आईआईटी जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं, आपका ब्रेन चेक करना चाहते हैं। जो रट के आए हैं, थ्योरी 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 पूरी पढ़ रखी है, ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए उनको। थ्योरी के साथ साथ अप्लाई भी कर सके, अपना दिमाग भी लगा सके, अपने लॉजिक्स लगा सके, कॉन्सेप्ट को, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को निकाल सके, ऐसे स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो ऐसी एनालिसिस कहीं ना कहीं वो निकाल ही लेते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वो ये चीज परख ही लेते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो था ये आपके काम का होगा। मेहनत करते रहें, मेहनत के अलावा कोई और तरीका नहीं है। ऑल द बेस्ट।